हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र उत्तरांचल का हिंदी साहित्य के विषय में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बीए तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें लगभग 4 या 5 किताबें हमारे पास हैं और हमें उन्हें पढ़ना है। इससे पहले मैं उपन्यास जहाज का पंछी, नाटक बांसुरी बजती रही, प्रबंध काव्य अग्निसागर, यात्रा वृत्तांत पत्थर और पानी, इनके विषय में बता चुकी हूँ। एक और पुस्तक हमारे पास है जिसका नाम है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। यह जो पुस्तक है वो द्रुत पाठ के लिए है, जिसके अंतर्गत कहानी, कविता और निबंध दिए गए हैं। तो आज मैं आपको उत्तरांचल के हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानियों के विषय में बताऊंगी कि जिसमें कुछ रचनाकारों की कहानियां हमारे पास हैं और अधिकतर जब परीक्षा की बात करें तो इसमें इस पुस्तक से लघुत्तरीय अथवा बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो आइए हम समझें उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। जो पहली कहानी है वह है रोटी की महक, जो कि सुभाष पंत जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के सारांश को हम समझेंगे कि कहानी क्या है। रोटी की महक जो कहानी है, रोटी की महक नामक जो कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसका महीने भर का गुजारा एक जोड़ी जूते की कीमत के बराबर ही है। जो रोटी की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, लेकिन कांच खाने के लिए विवश है। जो बाजार की शक्तियां हैं उसकी भूख और मजबूरी को बहुत ही महामंडित करके बाजार बना देती है और उसका नाम उससे छीन लिया जाता है और वो छविनाथ से कांच खाने वाला अजनबी बन जाता है। वो क्योंकि कांच खाता है तो मतलब उसके कांच खाने की मजबूरी को टिकट लगाकर जगह जगह उसके पैसे बटोरे जाने लगते हैं। उसे अति विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान और सुविधाएं तो दी जाती है, लेकिन रोटी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वह रोटी खाने लगेगा तो कांच खाना भूल जाएगा और सामान्य व्यक्ति बनकर भीड़ में खो जाएगा, जिससे एक वर्ग विशेष का जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा, जिसके द्वारा कि वो पैसे कमाते हैं। छविनाथ को मोहरा बनाने वाले यह नहीं जानते कि जो व्यक्ति रोटी का विकल्प कांच में ढूंढ सकता है, वह रोटी की खुशबू के लिए लोहा खाने के लिए भी तैयार हो सकता है। एक दिन छविनाथ, जो कि पूरे लोहे से जड़े कमरे में कैद है, वह लोहा चबाकर फरार हो जाता है। परेशान व्यापारी उसकी खोज करते हैं और चिल्लाते हैं जैसे कि उनका सर्वस्व लुट गया है। तो कहानी को एक सामान्य आदमी का किस तरह बाजारीकरण किया गया और रोटी न देकर उसे किस तरह कांच खिलाया गया और कांच खिलाने को जनता के सामने प्रस्तुत करके उसे खूब पैसे बटोरे गए। यह है कहानी रोटी की महक। सुभाष पंत की कहानी कला की विशेषताओं को अब हम समझेंगे कि सुभाष पंत कैसी कहानियां लिखते हैं। सुभाष पंत जी ऐसे कहानीकारों की श्रेणी में आते हैं जो अपनी अंतरात्मा से उठती आवाजों के इशारे पर ही अपने कथानक को या अपने कथ्य को लिखते हैं। उनके साहित्य में समाज में जो भी घटित होता है, ऊंच नीच, शोषण या शोषित, उनके संबंध में ही आवाज उठाई गई है। इनकी कहानियों के कथानक ऐसे बीहड़ों से चुने जाते हैं जहां आज का अंतिम व्यक्ति बसता है। पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो जिस तरह से कि प्रेमचंद के यहाँ होरी, धनिया, निर्मला इत्यादि दिखाए गए थे, वैसे ही पात्र सुभाष पंत की कहानियों में भी होते हैं, जैसे हल्दूराम, कुंदन, छविनाथ, इनके रूप में वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि समय परिस्थितियां बदलने के साथ साथ उनसे आगे की पीढ़ी के विस्तार पनपे समाज के असली नायक होते हैं। कथोपकथन की बात करें तो पात्रों की विवरण, संवाद और उनकी आकांक्षाएं सुभाष पंत की कहानियों की ऐसी खिड़कियां हैं जिनके जरिए पाठक कथा पात्रों की दुनिया में अचानक आ जाते हैं। देशकाल कल्पनाओं के घोड़े पर दौड़ना कथानक समाज में घटित होने वाली घटनाओं के एकदम नजदीक से गुजरता है। भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा व्यंग्यात्मकता लिए हुए है और बहुत ही सरल है, जिसमें की स्वाभाविकता झलकती है। यदि देखा जाए तो इनकी कहानियों के जो उद्देश्य हैं वह विसंगतियों को उभारने का कार्य करते हैं। आइए इसी क्रम में हम
एक नाम एक विश्वास कहानी को समझें। एक नाम एक विश्वास कहानी हरिदत्त भट्ट शैलेश द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के सारांश को हम समझेंगे। भट्ट जी द्वारा रचित यह कहानी एक नाम एक विश्वास पासंग नामक एक शेरपा की कहानी है। पासंग नामक जो शेरपा है उसके अंतरंग भाव जो है उसको कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। पासंग शेरपा जो पर्वतारोही दल होते हैं, पहाड़ों पर जिनका आना जाना होता है उनके साथ ये सहायता करते हैं। तो जो कहानी को दिखाया गया है कि इस बार 25,000 फीट ऊंचाई पर एक पर्वतारोही के साथ वह पासंग फंस जाता है और बीमार हो जाता है। इसके इलाज का कोई साधन नहीं। ऐसे कठिन समय में पासंग अपनी प्रेयसी एवं पत्नी प्रेमा के बारे में सोच सोचकर अपना दिल बहलाता है। प्रेमा की बातें, विवाह, पहाड़ का मौसम, बहुत विवाह, ये सब प्रेमा की बातें, विवाह, ये सब उसे याद आता है। पहाड़ का मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। बर्फीला तूफान आता है। ऐसे में पासंग जो अपने साहब के साथ था, उन्होंने उसे लौट जाने के लिए भी कहा, क्योंकि जिस साहब के साथ वो गया था उनकी बहुत हालत खराब हो जाती है, तो वे पासंग को लौटने के लिए कहते हैं। परंतु पासंग साहब को ऐसी दशा में छोड़कर राजी नहीं होता कि अगर वो ऐसे अपने कर्तव्य को भुलाकर प्रेमा के पास आ जाएगा तो प्रेमा क्या सोचेगी। अंततः मृत्यु ने उनकी दृढ़ता पर विजय पाई। 10वें दिन मौसम खुलने के पश्चात जब 2 शेरपा और 2 साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने 2 लिपटी लाशों को पाया। साहब का आधार था पासंग और पासंग का आधार थी प्रेम। जिसकी दी गई अंगूठी पर होंठ रखे पासंग अपना कर्तव्य पूरा करता है। बहुत छोटी कहानी है, लेकिन मन को छू जाती है कि किस तरह से एक शेरपा अपने साहब को बचाने के लिए वापस नहीं लौटता, बल्कि उन्हीं के साथ अपना कर्तव्य निभाते निभाते मृत्यु को प्राप्त हो जाता। आइए अब हम कहानी कला की विशेषताओं को समझें। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी पर्वतारोहण की अछूती पृष्ठभूमि पर कई उपन्यास और कहानियां लिख चुके हैं। उनकी रचनाओं का जो कलेवर है एक भोगा हुआ सत्य है, जिसे उन्होंने युग सत्य बनाकर पाठकों के सम्मुख परोसा है। इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं कि शेरपाओं की कठिनाइयों के साथ साथ उनके साहस, त्याग और बलिदान को उन्होंने अभिव्यक्त की है। पहाड़ी संस्कृति का स्पष्ट अंकन किया है और इनकी कहानियां अछूते विषयों को छूती है। डॉक्टर भट्ट की कहानियों में शेरपा अभियानों की अनोखी अनुभूतियां एवं यथार्थ का वर्णन किया गया है। आइए अब हम एक नए किस्से का जन्म कहानी को समझेंगे, जिसे कि सुदेश उनियाल जी ने लिखा हुआ है। पहले हम कहानी का सारांश समझेंगे कि एक नए किस्से का जन्म कहानी का सारांश क्या है। इस कहानी में उनियाल जी ने स्वयं के जो भोगे हुए पल है उनको अभिव्यक्ति प्रदान की है। रचनाकार के पूर्वज जो थे वो तंत्र मंत्र शक्ति से युक्त माने जाते थे और उनियाल जी के पिता ने इनका विरोध करते हुए गांव को छोड़ दिया और शहर में नौकरी करने लगे। रचनाकार सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करके स्वयं सच्चाई परखने के लिए गांव जाता है। वहां रात में एक स्त्री उसे शरण देती है। बाद में वह स्त्री डायन में बदलकर उसे अपने वश में करना चाहती है। तब रचनाकार के पिता अचानक वहां पहुंचकर न केवल अपने बेटे को बचाते हैं बल्कि डायन को भी खत्म करते हैं। सुबह जब रचनाकार जगता है तो वह स्वयं को एक खंडहर में पाता है। गांव के एक बूढ़े को जब वह अपनी बात बताते हैं तो वह इसे सच मानते हैं और शहर आकर अपने पिता को बताते हैं तो वह उसे झूठ और स्वप्न कल्पना का नाम देते हैं। यह सही था या गलत, मगर रचनाकार ने एक कहानी को भी जन्म दे दिया, जिससे बचने के लिए ही उसके पिता वह जगह छोड़ आए थे। आज ग्रामीण क्षेत्र में कथाओं का केंद्र पूर्वज नहीं उसके पिता बन चुके थे और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। उनियाल जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार उनियाल जी का जन्म सन 1947 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून नामक शहर में हुआ था। आपने एमएससी तक शिक्षा ग्रहण की तथा सारिका नामक पत्रिका में लेखन कार्य किया। इस प्रकार उनियाल जी का बेरोजगारी की दशा में साहित्य की ओर झुकाव हुआ और किताबों के साथ साथ उन्होंने लेखन कार्य भी शुरू किया। आइए अब हम मानसी कहानी को समझिए, जो कि धीरेन्द्र आस्थाना जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम कहानी का सारांश समझेंगे कि मानसी कहानी का
संक्षिप्त कथा सार क्या है? मानसी एक लड़की है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो स्वयं से 12 वर्ष बड़े विवाहित पुरुष से प्रेम करती है और उन्मुक्त प्रेम करती है। मानसी 34 वर्ष की है और अरविंद 36 वर्ष का है। अरविंद की चेतना मानसी के कोमल मन और उसके समर्पण को झेल नहीं पाती। छल छलाता, महकता समर्पण अरविंद के जीवन को आंदोलित तो कर देता है, न चाहते हुए भी वह मानसी का इंतजार करने लगा। मानसी तूफान की तरह अरविंद के मन में आती है। धीरे धीरे अरविंद ने मानसी को समझना शुरू कर दिया। एक दिन अरविंद मानसी से अपनी फीस मांगते हैं। यही दोनों की दूरियों का कारण होता है। रोज मानसी अरविंद को शराब के नशे से लड़खड़ाते आते देखती और कुछ न कर पाती। अरविंद का जब ट्रांसफर मुंबई हो जाता है तो वह जा रहा होता है, फिर भी मानसी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अरविंद के अशक्त और खोखले हो चुके तन को प्रेमिका की नहीं बल्कि परिचारिका की जरूरत होती है। और परिचारिकाएं मानसियां सुनीताएं ही हो सकती हैं। यह सच भी था। अरविंद के भीतर बड़े सामंत उसके भीतर बैठी जो स्वाधीन स्त्री शायद स्वीकार नहीं कर पाती। अरविंद चला गया। मानसी उसकी पत्नी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। धीरेन्द्र आस्थाना की कहानी की विशेषताओं को हम समझेंगे कि उनकी कहानी आस्थाना जी की कहानियां प्रेम के रंगों में रंगी एक अलग ही प्रकार की सुगंध लिए होती है। प्रेम जैसे संवेदनशील भाव को लेखक ने पूरी उष्मा के साथ स्पर्श किया है। उनके दृष्टिकोण में प्रेम को कोई नाम, कोई संबोधन या किसी संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम तो आदमी की रग रग में बहता है। इसे इसके नैसर्गिक रूप में ही पाया जा सकता है और वही सफल होता है। घराने ने जिस प्रेम को अति सुधो स्नेह को मार्गा है, वही सच्चा प्रेम है। तो आस्थाना जी की कहानियों में रचा गया प्रेम इतना नैसर्गिक है कि वह मानव मन के इतने नजदीक दिखाई देता है, मानो यह कहानी तो हमारे ही आसपास की, हमारे ही बीच की हो। तो इस प्रकार आज हमने उत्तरांचल के हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानियों को संक्षिप्त रूप में जाना। इसके अतिरिक्त जो कहानियां हैं, इसमें कहानी का सारांश आ सकता है, कहानीकार के विषय में आ सकता है, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और समझना है।